नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल एजुटेक सेकंड में। बच्चों, आज का जो विषय है, आज के विषय के अंतर्गत हम लोग अंग्रेजी व्याकरण सीखने वाले हैं और अंग्रेजी व्याकरण के अंतर्गत आज हम लोग टेंस की जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। इसके पहले भी मैंने काफी सारे टेंस की जानकारी आपको दे दी है। आज का जो टेंस है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी पूर्ण भूतकाल। इसके अंतर्गत हम लोग सीखेंगे कि इस टेंस की पहचान क्या होती है और इस टेंस के अंतर्गत जो सेंटेंस आते हैं, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस आता है, नेगेटिव सेंटेंस आता है और साथ ही साथ इंटरोगेटिव सेंटेंस आता है। तो इस जो सेंटेंस होते हैं, इनके जो वाक्य दिए होते हैं, इन वाक्यों का ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, उनका नियम क्या है, जैसी इत्यादि जानकारी आज के सेशन में आपको मिलने वाली है। तो बच्चों, जानकारी शुरू करने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जानकारी अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ये जानकारी आप अपने मित्रों में शेयर भी कीजिएगा। तो बच्चों, चलते हैं और शुरू करते हैं आज की एक नई जानकारी। बच्चों, जैसा कि आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है, आज का जो व्याकरण है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस से संबंधित, यानी पूर्ण भूतकाल के बारे में हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो शुरुआत में सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो पूर्ण भूतकाल होता है, इसकी पहचान क्या होती है। इसके पहचान के अंतर्गत आप देख सकते हैं चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, गया था इत्यादि शब्द आते हैं। और पूर्ण भूतकाल का मतलब भूतकाल में ये काम पूरी तरह से हो चुका रहता है, हो गया रहता है, उसे ही हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसके अंतर्गत अभी अगर आप ट्रांसलेशन करने जाएंगे, अनुवाद के नियम के अंतर्गत जाएंगे, तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि आप कौन से वाक्य का अनुवाद करने जा रहे हैं, क्योंकि अगर आपको वाक्य ही नहीं समझ में आएगा तो आप उसका अनुवाद नहीं कर पाएंगे। तो अनुवाद करने के लिए सबसे पहले जो कैटेगरी हम लोग लेते हैं, जो फर्स्ट कैटेगरी हमारी रहती है, वो कैटेगरी होती है अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत हम देखेंगे कि इसकी नियम क्या है। तो सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी जिसको हम कहते हैं सरल वाक्य, इसके अंतर्गत सबसे पहले हम नियम देख लेते हैं कि इसकी नियम क्या है। अगर नियम आपने समझ लिया बच्चों, तो आप कोई भी वाक्य का ट्रांसलेशन कर सकते हो और ग्रामर बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, इसके बाद होता है हेड, एक ही सहायक क्रिया है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है और फिर लिखना है कॉम्प्लीकेट। बच्चों, नियम बहुत आसान है, नियम में ज्यादा आपको डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। सिर्फ इसमें दो चीजें ध्यान में रखना है कि ये जो टेंस होता है, इसकी जो सहायक क्रिया होती है वो होती है हेड, और सबके साथ लग सकती है क्योंकि अकेली है। और इसमें जो वर्ब होता है बच्चों, इसमें वर्ब का आपको लगाना होता है तीसरा रूप, यानी थर्ड फॉर्म लगाना रहता है। क्या लगाना आता है? थर्ड फॉर्म लगाना आता है। बस ये चीज अगर आप समझ गए तो ये टेंस आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इसके पहले भी, पास्ट परफेक्ट के पहले भी मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाया है। उसमें आपने क्या चेंजेस दिखा होगा? बस ये जो हेड है बच्चों, ये जो हेड है, इसकी जगह पे आपको वहां पे दो सहायक क्रिया नजर आई थी, हैज आई थी और दूसरा कौन सा आया था? हैव आया था। हैज और हैव, ये सहायक क्रिया वहां पे नजर आई थी। ठीक है, बाकी जो नियम है, बाकी जो नियम क्या है? वर्ब का जो आपको थर्ड फॉर्म लिखना है, यहाँ भी वही चीज है, वर्ड का आपको थर्ड फॉर्म यहाँ भी लिखना है। ठीक है, तो चलिए, हम लोग तो पास्ट परफेक्ट की बात कर रहे हैं, तो उसके नियम के हिसाब से पहले लगा देना है सब्जेक्ट यानी कर्ता, फिर हेड सहायक क्रिया रहेगी, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना मत भूलिए, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बचा खुचा पार्ट जो रहता है कॉम्प्लीमेंट होता है। इसी नियम के हिसाब से आपको ट्रांसलेशन करना है। अभी जैसे एक वाक्य में पढ़ रहा हूं, जैसे यहाँ पे लिखा है अरविंद खाना खा चुका था। ध्यान दीजिए, अरविंद खाना खा चुका था। तो अभी यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा बच्चों कि सबसे पहले हमें क्या लिखना है? सब्जेक्ट। मैं एक अच्छी तरह से समझा देता हूँ आपको, फिर आप फटाफट कर सकते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पे बच्चों हो जाएगा अरविंद, तो सबसे पहले अरविंद लिख दिया, अरविंद। ठीक है, अभी दूसरे नंबर पे देखिए आपको हेड लगाना, एक ही सहायक क्रिया है तो हेड ही लगा दीजिए। देखिए हमारा काम क्या हो गया? अब देखिए सब्जेक्ट का भी हो गया और हेड का भी हो गया। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। ठीक है, अब वर्ब का थर्ड फॉर्म का मतलब देखिए यहाँ पे क्या होता है? खाना खा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक तो खाना हो गया, फूड हो गया। अब दूसरा जो खाना होता है वो हम लोग क्या उसको बोलते हैं? ईट, जिसको हम खाते हैं। ठीक है,
तो ये प्रोसेस हो गई, ये ईट हो गया। इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है बच्चों, एट होता है, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटीन होता है। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्रियाओं के दूसरा सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आपको जानना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अभी आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, तो ईट से क्या होगा, ईटीन। अभी अरविंद हैड ईटेन, अब अरविंद ने क्या खाया, तो खाना खाया। तो खाना जो होगा तो उसके लिए लगाना है आपको फूड लगाना है, ठीक है। क्या लगाना है, फूड लगाना है। क्रिया रहेगा तो ईटेन लगा दीजिए, और जो खाना ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है तो उसके लिए फूड लगा दीजिए। अब बच्चों देखिए इंग्लिश के वाक्य और हिंदी के वाक्य में कितना फर्क है। देखिए हिंदी के वाक्य में ये जो खाना है शुरू में आज आप दिख रहे हैं, तो शुरुआत मतलब आपको कर्ता के बाद ही आ जा रहा है। लेकिन अगर आप अंग्रेजी वाले वाक्य में देखोगे तो ये जो ऑब्जेक्ट की भूमिका निभा रहा है वो यानी फूड, वो सबसे लास्ट में जा रहा है, ठीक है। कहाँ जा रहा है, सबसे लास्ट में। तो यही फर्क होता है कि जो आपको हिंदी के जो वाक्य रहते हैं और अंग्रेजी की वाक्य जो रहती है उनकी बनावट में थोड़ा फर्क मिलेगा आपको। तो बनावट समझना है अच्छी तरह से, ठीक है। उसी प्रकार एक दूसरा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। एक दूसरा उदाहरण बहुत अच्छा है, बेहतरीन उदाहरण है, उसको मैं पढ़ना चाहूंगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं दीपक, देखिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, रीड कर रहा हूं मैं। देखिए यहाँ पे लिखा है दूसरा उदाहरण, देखिए क्योंकि पहला उदाहरण हमने कर लिया, ये पहला उदाहरण हो गया। अब दूसरा देखिए, दीपक गाना गा चुका था। देखिए दीपक गाना गा चुका था। तो फिर से मैं आपको यहाँ से चल दिखाता हूँ। क्या है, सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट दीपक हो गया, उसमें तो कोई टेंशन की बात नहीं। अब दूसरे नंबर पे क्या बता रहे हैं, हैड लगा दीजिए। चलिए हैड भी लगा दीजिए। अब ये वर्ब ढूंढना है आपको, वर्ब तो रहेगा, बिना वर्ब का तो काम होने वाला नहीं। अब यहाँ गाना गा, ठीक है। तो ये वाला जो गा है ना, उसके लिए आपको क्या लगाना है, सिंग। उसकी आपको ध्यान में रखना है, उसका होता है सिंग, फिर ध्यान में रखिए सैंग सेकेंड फॉर्म होता है, और थर्ड फॉर्म जो होता है SUNG संग होता है, और हमें थर्ड फॉर्म ही लगाना होता है। तो दीपक हैड संग, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जैसे ऊपर वाले वाक्य में फूड था, तो यहाँ पे गाना है। तो गाना के लिए यहाँ पे क्या लगाओगे, गाना के लिए लगाओगे अ सॉन्ग लगाने वाले। क्या लगाने वाले, अ सॉन्ग। तो कितना आसान वाक्य, देख लीजिए। दीपक के लिए आपने लगाया दीपक, फिर आपने हैड लगा दिया, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म में संग हो गया, और गाना के लिए क्या लगाने वाले हो, सॉन्ग लगाने वाले हो, ठीक है। तो यह सॉन्ग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों, अंग्रेजी में अगर बोलोगे ना तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो गया, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्म बोलेंगे, ठीक है। उसी प्रकार के एक अगला वाक्य देख लीजिए, पायल नदी में तैर चुकी थी, ठीक है। पायल नदी में तैर चुकी थी। तो क्या होगा, अब मैं फटाफट बताऊंगा। पायल हैड स्वैम इन द रिवर। नदी में, नदी आखिरी में चला जाएगा, तो नदी में का मतलब होता है इन द रिवर, ठीक है। तो इसको ट्रांसलेशन करने के लिए यहाँ पे भी मैंने नियम दिखाए हैं, और यहाँ भी आप अच्छे से नियम देख सकते हो। तो ट्रांसलेशन करते समय आपको नियम फॉलो करना है बच्चों। क्या लिखना है, पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर कॉम्प्लीमेंट लिखना है। और भी एक दो वाक्य में बच्चों बताना चाहूंगा आपको, जिससे आपको थोड़ा और क्लियर होगा। लेकिन अगर आप एक वाक्य समझ जाते हो बच्चों, तो आपको बाकी सारे वाक्य जो है आप आसानी से कर सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। चलिए मैं आपको अगला वाक्य भी बता देता हूँ, ताकि आपको और क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। देखिए, मदन चित्र बना चुका था। देखिए, मदन चित्र बना चुका था, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले मदन लिख दीजिए। अब चित्र पहले नहीं आएगा, चित्र तो ऑब्जेक्ट है ना, तो चित्र तो जाएगा बाद में, ठीक है। तो इतना तो आपको क्लियर आइडिया पता चल गया होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे लगाओगे मदन, मदन के हिसाब से लगेगा हैड। अभी देखो बनाना, अब ड्रॉइंग, ड्रॉ होता है ना, ड्रॉ, ड्रीव, ड्रॉन होगा। थर्ड फॉर्म क्या होगा, ड्रॉन होगा, ठीक है। थर्ड फॉर्म क्या होगा, ड्रॉन। तो क्या हो जाएगा, मदन हैड ड्रॉन। अब ड्रॉन क्या बनाया मदन ने, तो चित्र बनाया। तो चित्र के लिए क्या होगा, पिक्चर हो जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे ये चित्र जो ऑब्जेक्ट है, कैसे अंग्रेजी वाले वाक्य में लास्ट में आ रहा है, क्योंकि अंग्रेजी वाले वाक्य जो होते हैं बनावटी कुछ ऐसी है, सब्जेक्ट, हैड, हेल्पिंग वर्ब, फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म, ये मुख्य क्रिया होती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर बचा कुचा भाग जो रहता है कॉम्प्लीमेंट रहता है, ठीक है। जैसे बताओ, सब्जेक्ट रहेगा शुरुआत में, फिर हैड सहायक क्रिया, फिर ये मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, फिर ये ऑब्जेक्ट होता है, फिर कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। इस तरह बना। बच्चे कबड्डी खेल चुके थे, इजी है। बच्चे के लिए लगाओगे द चिल्ड्रेन, फिर लगाओगे हैड प्लेड कबड्डी। ये जो कबड्डी है, ठीक है,
ये लास्ट में आ जाएगा। तो कितना आसान वाक्य है बच्चों। ये जो वाक्य आपने पढ़ा बच्चों, ये था अफर्मेटिव, जिसको बोलते हैं सरल वाक्य। ठीक है, तो सरल वाक्य आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। बहुत आसान टेंस है बच्चों, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, नेगेटिव सेंटेंस में भी कुछ नहीं करना है बच्चों, आपको सिर्फ दो चीजें समझ में। जो आपने नियम पढ़ा है ना, हेड के आगे सिर्फ नॉट लगा देना है। इसके पहले आपने नियम क्या पढ़ा था, नॉट नहीं लिखा था ना, सब्जेक्ट लिखना था, हेड लिखना था, वर्ब का थर्ड फॉर्म था ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। अब नेगेटिव में सिर्फ एक नई सी चीज आपको जोड़ देना है, हेड के बाद क्या लगाना है, नॉट। क्योंकि नकारात्मक वाक्यों में कहीं ना कहीं नहीं का बोध होता है। जैसे मैं स्टेशन पहुंच नहीं चुका था, मैं स्टेशन पहुंच नहीं चुका था, तो यहाँ पे नहीं की बात आ रही, नेगेटिविटी आ रही। तो इस नेगेटिविटी के लिए आप क्या करो, हेड के आगे नॉट लगा दो, बाकी सब नियम वैसे का वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। फिर से मैं बता देता हूँ क्या लिखना है। आपको लिखना है सब्जेक्ट, देख लीजिए, फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ क्या लिखना है, सब्जेक्ट, फिर हेड लिखना है, फिर नॉट लिखना है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, और फिर चाहिए तो कॉम्प्लीमेंट। ये सारी चीजें आपको लिखनी है। ये लिखने के बाद ही आपका नियम हो जाएगा आसान, आपका ट्रांसलेशन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको थोड़ा ट्रांसलेशन करके बता देता हूँ दो तीन वाक्य। जैसे मैं स्टेशन पहुंच नहीं चुका था। ठीक है, अभी इसका देख लीजिए, इसका क्या हो जाएगा, बहुत आसान तरीके से देख लीजिए, एकदम आसान है। मैं का क्या हो जाएगा, आए। ठीक है, आए के हिसाब से लगा दो हेड, नॉट लगाना पड़ेगा। पहुंचना का क्या होगा, रीच्ड। देखिए रीच होता है फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म में क्या है, ईडी लगा दीजिए। बहुत सारी क्रिया ऐसे होती है बच्चों जिसके अंत में ईडी लगता है, रीच्ड। ठीक है, और कहा स्टेशन, द स्टेशन हो जाएगा। ठीक है, इतना आसान है, आप अच्छे से कर सकते हैं। और भी वाक्य हम लोग देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और भी वाक्य मैं ले लेता हूँ, यहाँ देख लेते हैं, देख लीजिए यहाँ पे अच्छे अच्छे वाक्य देख लीजिए, आपको समझ में आया। गणेश घंटी नहीं बजा चुका था। ठीक है, तो ये गणेश हो जाएगा सब्जेक्ट। अब आगे हेड नॉट तो लिखना ही है। बजाना का क्या होता है, तो रिंग, रैंग, रंग। ठीक है, RUNG, रंग। फिर क्या नहीं बजा चुका था, घंटी। ये घंटी देखिए लास्ट में चला जाएगा, उसको बोलते हैं द बेल। ठीक है, अगला देखिए, हमने क्रिकेट मैच कभी नहीं देखा था। तो हमने का क्या होगा, वी के साथ हैड। अब कभी नहीं, देखिए कभी नहीं जब वर्ड आ जाता है, ये कभी नहीं, तो आप क्या लगाओगे, उस समय लगाइए नेवर। क्या लगाओगे, नेवर। ठीक है, कभी नहीं जब आता है तो नेवर। तो वी हैड नेवर, मतलब नॉट की जगह आपको लगा दिया नेवर। बाकी वर्ब का थर्ड फॉर्म सी, सॉ, सीन, और क्रिकेट मैच बोला है। देखिए ध्यान में रखिए, क्रिकेट मैच जो है बच्चों, ये चला जाएगा लास्ट में। ठीक है, तो कितना आसान है, नियम बहुत आसान है। आपको सिर्फ हेड के बाद नॉट लगा देना है, या कभी नहीं आने पे क्या लगा देना है, नेवर लगा देना है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो लगाना ही लगाना है। तो बच्चों ये जो वाक्य मैंने आपको पढ़ा, ये कौन सा था, ये अफर्मेटिव सेंटेंस था। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, सॉरी नेगेटिव सेंटेंस था। अफर्मेटिव सेंटेंस तो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया। अब आपका ये आ गया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए आपको नियम पढ़ने पड़ेंगे। तो नियम पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देख लीजिए, यहाँ पे मैं आपको कुछ नियम बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या करना है, देखिए आप जो आप हेड बाद में आता था ना, वही हेड शुरू में लगा दीजिए। देखिए जो अफर्मेटिव सेंटेंस में आपने क्या पढ़ा था, सब्जेक्ट के बाद हेड ना, तो शुरू में लगा दीजिए। तो हेड हो गया, फिर सब्जेक्ट हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, कॉम्प्लीमेंट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिए। तो कितना आसान है। लेकिन ये हेड की शुरुआत कब होगी, जब वाक्य में प्रश्न पूछने का काम क्या से होगा, शुरुआत में ही क्या आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, क्या वे हंस चुके थे, देखिए शुरुआत में क्या आ गया। अब क्या के हिसाब से जरा नियम जाइए, तो सबसे पहले लगा दीजिए हेड, लगा दीजिए हेड। अब सब्जेक्ट ढूंढिए, सब्जेक्ट वे होगा, क्या होगा वे, तो हेड दे। ठीक है, हंस चुके थे, हंसना का लॉफ होता है, और थर्ड फॉर्म होगा लॉफ्ट, हैज दे लॉफ्ट, इजी है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। मतलब आपको यही शर्तें पूरी करनी है, हेड, सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म। हो सकता है इतने में काम हो जाए, या कभी कभी ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। ठीक है, बड़ा वाक्य रहेगा तो मिलेंगे ये सब। क्या सुनील किताब पढ़ चुका था, क्या सुनील। अब देखिए वापस वाक्य की शुरुआत क्या से हो गई है, तो क्या होने की वजह से लगाओगे, हेड। ठीक है, देखिए हेड लगा दिया। अब सब्जेक्ट बोला है तो सुनील। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म तो पढ़ना, पढ़ना क्या होता है, थर्ड फॉर्म रेड, रीड, रेड, रेड, और किताब, द बुक, हेड सुनील रेड द बुक, हो गया। कितना आसान वाक्य है। देखिए ऐसे वाक्यों को आप कर करके क्या कर सकते हैं, ग्रामर के जो सेंटेंस है उनका सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है बच्चों, उसमें और भी कई सारी कैटेगरी बनती है। वो कैटेगरी मैं आपको बता देता हूँ, अब अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है,
देखिए कौन सी कैटेगरी बनती है। देखिए कभी कभी इंट्रोगेटिव वाले वाक्य में भी नॉट आता है, तो उससे में क्या करोगे, ऐसा हो सकता है हेड लगा दीजिए, सब्जेक्ट लगा दीजिए और उसके बाद नॉट लगा दीजिए। बस ये नया चीज आपको इंट्रोड्यूस कराना है। बाकी वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, सब जैसे का तैसा। बट ये वाक्य कब, जब प्रश्नवाचक वाक्य में नकारात्मक भाव हो। ठीक है, जैसे क्या मनीष नहीं, देखो हाँ नहीं भूल चुका था, तो अभी क्या होगा, अब हेड लगाओगे, मनीष लिखोगे, ठीक है, नॉट लगाओगे और भूलने का फॉरगॉटन हो जाएगा। ठीक है, मैं पूरा नियम बच्चों यही फॉलो कर रहा हूँ। ये नियम अगर आप समझ रहे हो, पहचान रहे हो, तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। क्या राजू कहानी नहीं लिख चुका था, हैड राजू नॉट रिटेन स्टोरी। ये पूरा जो ट्रांसलेशन है इसी माध्यम से चल रहा है। ये माध्यम यानी ये नियम आपको अच्छे से समझ लेना है, अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, चलिए अब आगे और दो नियम मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। और भी क्या नियम हो सकता है, इंट्रोगेटिव में थोड़ी सी वैरायटी होती है बच्चों, तो आप उसको जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अभी देखिए WH टाइप में भी बात हो सकती है। WH टाइप में बता चुका हूं कि जैसे कहाँ, वाई, वेयर, वेन, है ना, ये सारे वाक्य भी आते हैं प्रश्नवाचक में। तो ऐसे में क्या करोगे, WH टाइप के जो वर्ड रहेंगे वो लिखोगे, फिर वापस यहाँ से शुरुआत वही है, हेड, सब्जेक्ट, वर्ब, ये पूरा कॉमन ही है बच्चों जो मैं अभी बताया। कभी कभी इसमें भी तो नॉट हो सकता है, तो उसमें क्या होगा, WH टाइप लगाइए, फिर हेड, सब्जेक्ट और एक नया चीज नॉट डाल दीजिए। बाकी वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट पूरा सेम ही है। ठीक है, अनिल क्यों दौड़ चुका था, तो अभी क्यों वर्ड आया है पहले ना, तो यहाँ लगा दोगे वाई। ठीक है, वाई के हिसाब से आप क्या लगाने वाले हो, हेड, वाई के बाद हेड लगेगा। अब सब्जेक्ट क्या है, अनिल। ठीक है, तो रन का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रन ही होता है। ठीक है, तो इसमें WH टाइप क्यों बोला जा रहा है बच्चों, बताइए, क्योंकि यहाँ पे क्यों और WH का मतलब होता है वाई, वेन, वेयर। ठीक है, ये सारे जो वाक्य रहते हैं ये WH टाइप के आते हैं। इसकी डिटेल्स में इसके पहले वाले जो टेंस हमने पढ़ाए थे उसमें मैंने काफी सारी जानकारी दी है बच्चों। तो आपको मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि अंग्रेजी में जो टोटल 12 टेंस है उसमें काफी सारे टेंस मैंने पढ़ा दिया है। तो आप जाके जो इंग्लिश ग्रामर का जो प्ले लिस्ट है उसको ओपन करके बाकी सारे टेंस आप पढ़ते चलिए, क्योंकि आने वाले समय में मैं आपको और भी चेंज द डिग्री, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जैसे बहुत बड़े बड़े जो ग्रामर होते हैं जो लोगों को समझ में नहीं आते वो सारे ग्रामर को मैं पढ़ाने वाला हूँ। लेकिन अभी मैंने उनको क्यों नहीं शुरू किया, क्योंकि उनका जो बेस होता है वो टेंस, अगर मैं डायरेक्ट वो सीरीज शुरू कर दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मुझे ये सब चीजें बताना है पहले। ये बेस होता है, टेंस सभी ग्रामर का बेस होता है बच्चों, इसीलिए मैं टेंस पे फोकस कर रहा हूँ। जैसे ही मेरे सारे टेंस पढ़ा के हो जाएंगे तभी मैं आपको जो बाकी के जो ग्रामर बच्चे हैं, जैसे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जिसमें बिना टेंस का तो आप कर ही नहीं सकते हो, और भी छोटे मोटे जो ग्रामर बच्चे हैं वो सारी जानकारी मैं आने वाले समय में आपको देने वाला हूं। तो आप प्लीज ये जो टेंस है उसको अच्छे से सीखिए। अगर इंग्लिश ग्रामर में आपको कमांड करना है, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में रखना है, आपको जो भी इंग्लिश के व्याकरण होते हैं अगर उस पर आपको कमांड लेना है, उसको आपको हैंडल करना अच्छी तरह से, तो आप ग्रामर को हैंडल कर लीजिए, बाकी सब हैंडल हो जाएगा अच्छी तरह से। ठीक है, तो आइए आगे के भी वाक्य देख लेते हैं, एक दो वाक्य और पढ़ लेते हैं। यहाँ पे जैसे देखिए अमित क्यों खो चुका था। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अमित क्यों खो चुका था, तो बहुत सिंपल है। अभी इसमें अमित क्यों खो चुका था का क्या हो जाएगा, देखिए वापस अमित क्या खो चुका था, सॉरी क्यों नहीं क्या, तो क्या का क्या होगा, व्हाट। व्हाट के सब के बाद अब क्या लगाता है, हेल्पिंग और याद होनी चाहिए आपको, हैड। फिर आता है सब्जेक्ट, खोना का क्या होता है, लूज, और लूज का थर्ड फॉर्म क्या होता है, लॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे लॉस्ट लगा दीजिए। ठीक है, कितना, अगर नहीं लगाना रहेगा तो नॉट लगा दीजिए। नॉट लगाने के लिए आपको मैंने नियम बताया ये कैसे क्या करना है। ठीक है, तो ये सारे जो नियम मैंने आपको बताया बच्चों, वो नियम अच्छे से आप ध्यान रखिए और आप खुद ट्रांसलेट कीजिए। इसीलिए तो मैंने आपको देखो आगे एक एक्सरसाइज दी। एक्सरसाइज देखिए क्या एक्सरसाइज के अंतर्गत, इस एक्सरसाइज के अंतर्गत आपको मैंने कुछ वाक्य दिए, उन वाक्यों को जरा देखिए, आप ट्रांसलेट कीजिए, कमेंट में लिखिए। जैसे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश लिखा है, उसने ताजमहल पहले कभी नहीं देखा था, कभी नहीं आया है, मतलब नेवर वाला यूज करना पड़ेगा। वह दफ्तर जा चुका था, क्या वे परीक्षा में भाग ले चुके थे, क्या वे समय पर घर पहुंच चुके थे, रेलगाड़ी स्टेशन पर पहुंच चुकी थी। जैसे सारे वाक्य जो है आप क्या कर सकते हो, ट्रांसलेट कर सकते हो। सीखिए, देखिए आप थोड़े थोड़े छोटे छोटे वाक्य को ट्रांसलेट करोगे तो ही बड़े बड़े कर पाओगे। आप सीधे बड़े वाले वाक्य पे जंप करोगे तो बच्चों आपको समझ में नहीं आने वाला है। आप छोटे छोटे वाक्य को, छोटे छोटे वाक्यों का मतलब समझे, छोटे छोटे वाक्यों में आपको सब्जेक्ट दिखाई देगा, हेल्पिंग वर्ब दिखाई देगा, वर्ब दिखाई देगा, ऑब्जेक्ट, इनको पकड़िए, इनको कैच कीजिए, इनको समझना शुरू कीजिए, तभी आपको बड़े बड़े वाक्य आसानी से आप टारगेट कर सकते हो। अभी ये दूसरी जो एक्सरसाइज है इसमें क्या है, ट्रांसलेट इनटू हिंदी। आई हैड नॉट रिसीव्ड योर गिफ्ट, राजू हैड नॉट
threatened him. Had Atul told a good story, she had never stolen my books. I had not reached the airport on time. जैसे बहुत सारे वाक्य हैं, ये सारे वाक्यों को आप क्या करोगे, हिंदी में ट्रांसलेट करने वाले हैं बच्चों। तो बच्चों आज जो मैंने आपको जानकारी दी है वो जानकारी थी टेंस से संबंधित। टेंस के अंतर्गत हमने जानकारी प्राप्त की पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, जिसको हम कहते हैं पूर्ण भूतकाल। इसके अलावा अगर टेंस के बारे में और आपको जानकारी पढ़नी है तो वीडियो सेशन है, पढ़नी है तो आप मेरे ऑफिशियल वेबसाइट www.knowledgeguru83.com पे जाके विजिट करके आप और भी टेंस के बारे में अच्छी खासी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। वहां से क्लिक करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों आज की जो जानकारी है, आज का जो सेशन है, आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर जानकारी से आप सेटिस्फाई हो तो लाइक भी कीजिएगा वीडियो को, अपने मित्रों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी टेंस के बारे में जानकारी प्राप्त हो। और जानकारी प्राप्त होने के बाद आप धीरे धीरे अंग्रेजी के ग्रामर भी, अंग्रेजी के अलग प्रकार के जो ग्रामर है, व्याकरण है, उन्हें भी आप धीरे धीरे समझना शुरू कर दोगे। तो बच्चों आज की जो सेशन है, आज की जो जानकारी है, यहीं पे करेंगे समाप्त। आने वाले सेशन में फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। तो आज की जानकारी से हम लोग लेते हैं यहीं पे विदा। थैंक यू, धन्यवाद।